Plant biology distinguish between complete and incomplete flowers. Complete flower are those having all four organs, and incomplete flower are those lacking one or more of the four floral part. For example, most cases having incomplete flowers lacking petals. भाई देखिए मैंने पहले भी पीछे ही बताया कि complete और incomplete में यही difference है कि जिसके पास चारों words होंगे सेपल, पेटल्स, स्टेमन, कार्पल, तो वो होगा कंप्लीट फ्लावर। जिस फ्लावर में कोई एक भी पार्ट मिस होता है तो वो कहलाता है इनकम्प्लीट। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दी कि मोस्ट फ्लावर्स के अंदर जो है वो पेटल्स ही नहीं होती, तो वो फ्लावर्स क्या कहलाएंगे? इनकम्प्लीट कहलाएंगे। These unisexual flowers are called staminate or carpellate depending on which set of reproductive organ is present। अच्छा, अब इन्होंने बात करी कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं या तो वो स्टेमिनेट कहलाते हैं या तो वो कार्पेलेट कहलाते हैं। डिपेंड करता है कि उनके पास स्टेमिन मौजूद है या फिर कार्पल मौजूद है। आया उनके पास एंथर और फ्लमेंट मौजूद है तो वो स्टेमिनेट कहलाएंगे, मतलब स्टेमिन मौजूद है। अगर उनके पास सिर्फ ओवरी मौजूद है और स्टेमिन एब्सेंट है तो वो कहलाएंगे कार्पेलेट। ठीक है, ऐसे प्लांट कहलाते हैं यूनिसेक्सुअल, ऐसे फ्लावर्स कहलाते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। If staminate or carpellate flower are located on the same individual plant, then that plant is said to be monoecious। इन्होंने बोला कि अगर ऐसा है कि स्टेमिनेट और कार्पेलेट फ्लावर जो है वो एक ही प्लांट के अंदर, मतलब एक प्लांट के अंदर एक फ्लावर स्टेमिनेट का और एक फ्लावर कार्पेलेट का है, या एक ही फ्लावर के अंदर है, तो वो कहलाते हैं मोनोशियस प्लांट। ठीक है, plant having either staminate or carpellate flower, it means two sexes are present in two different plants। अब ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके अंदर एक ही तरह के फ्लावर मौजूद होते हैं, या तो वो स्टेमिन वाले होंगे मतलब स्टेमिनेट होंगे, या तो उनके पास ऐसे फ्लावर होंगे जिनके अंदर सिर्फ कार्पल मौजूद होगा। ठीक है, मतलब एक प्लांट के अंदर फ्लावर जो है वो एक ही सेक्स के पाए जा रहे हैं, या स्टेमिनेट या कार्पेलेट, तो वो कहलाते हैं डायोशियस। अगर एक प्लांट के अंदर स्टेमिनेट वाले फ्लावर भी और कार्पेलेट वाले फ्लावर भी तो वो कहलाते हैं मोनोशियस प्लांट, जिसकी एग्जाम्पल है कॉर्न, और डायोशियस की एग्जाम्पल आ जाती है डेट पाम। Anther of stamen is microsporangium or maturation. It produces numerous microspore which develop into male gametophyte, that is pollen grain। एंथर की बात करिए स्टेमिन की, कि स्टेमिन के ऊपर जो टॉप पे सोइलन एंथर होता है वो माइक्रोस्पोरेंजियम फॉर्म करता है। जब वो मेच्योर हो जाता है वो बहुत सारे माइक्रोस्पोर फॉर्म करता है जो कि क्या बना देता है? मेल गैमेटोफाइट, जिसे हम क्या कहते हैं अदर जबान में पोलन ग्रेन्स। ओवरी ऑफ कार्पल का इन्होंने बताया कि हैविंग ओव्यूल विच इज बेसिकली megasporangium responsible to produce megaspore which develop into female gametophyte, that is embryo sac। जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर क्या बनते हैं? मेगास्पोर बनते हैं, या फिर एग सेल कह लें, जो कि क्या बनाता है? फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक। सही, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ बनेंगे आपके पास? मेगास्पोर के अंदर, जो कि कहाँ पर मौजूद है? ओवरी के अंदर है। और जो माइक्रोस्पोर है या फिर मेल गैमेटोफाइट है वो कहाँ फॉर्म होंगे? पॉलन ग्रेन्स, यहाँ एंथर के अंदर फॉर्म होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आसान सी टर्म है, ये तो पॉलिनेशन, बहुत आसान सा टॉपिक है। व्हाट इज पॉलिनेशन? बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं बट कॉन्सेप्ट फिर भी नहीं होता। पॉलिनेशन इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब एंथर के ऊपर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, वहां से कहाँ पे? टू द स्टिग्मा ऑफ द ओवरी। ओवरी का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, वहां पे अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो तो इस अमल को हम कहते हैं पॉलिनेशन। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पॉलिनेशन अकर व्हेन पॉलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम एंथर एंड कैरीड बाय विंड और एनिमल लैंड ऑन स्टिग्मा, स्टिकी स्टिग्मा। ठीक है, अब इसमें दो बात है, या तो हवा के जरिए खुद ब खुद ही हो जाएगा, या तो किसी एनिमल की बॉडी में चिपक के जो है उसकी वजह से जो है ये स्टिग्मा पे आ जाए। ठीक है, फॉर द एग टू बी फर्टिलाइज द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट मस्ट मीट एंड यूनाइट देयर गैमेट एंड द फर्स्ट स्टेप इज पॉलिनेशन, द प्लेसिंग ऑफ पॉलन ऑनटू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल। भाई इन्होंने कहा फर्टिलाइजेशन के अंदर हमें पता है कि हमेशा यूनियन चाहिए होता है मेल और फीमेल गैमीट्स का, तो इसका जो इनिशियल स्टेप है प्लांट्स के अंदर की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है? जब पॉलन ग्रेन जो है वो एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा। जब वो वहां पे ट्रांसफर होगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन अभी हमने पीछे पढ़ा वो क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। जब वो ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद वो पॉलन ट्यूब बना के अंदर जाएगा और फिर दोनों यूनाइट होंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या आया? पॉलिनेशन आ जाती है।
अब दो तरह की पॉलिनेशन होती है, एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब खुद ब खुद, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम स्टेमन ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर बट प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। मतलब एक फ्लावर के अंदर मैंने आपको बताया था कि दोनों सेक्स भी होते हैं और एक फ्लावर के अंदर एक ही सेक्स भी होता है। अगर एक ही फ्लावर के अंदर से एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक, उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक जा रहे हैं, या ये बात, या फिर एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर जा रहे हैं, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जा रहे हैं, तो ऐसी पॉलिनेशन आ जाती है सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर। ठीक है, मतलब प्लांट एक ही प्लांट है, दूसरा नहीं है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द स्टेमन ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ एन अदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन एन अदर प्लांट। फॉर क्रॉस पॉलिनेशन टू प्लांट्स आर नीडेड। भाई क्रॉस पॉलिनेशन सिंपल इसका अपोजिट है, इसमें हमेशा दो प्लांट्स रिक्वायर्ड होंगे। एक प्लांट से जो है वो पॉलन ग्रेन जाएंगे और दूसरे प्लांट के ऊपर लैंड, दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर वो लैंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमेशा दो प्लांट्स रिक्वायर होते हैं, दो फ्लावर्स दो अलग अलग प्लांट के अंदर मौजूद होंगे, तो ये कहलाती है क्रॉस पॉलिनेशन। स्टेप्स देख लेते हैं कि स्टेप्स क्या है। आफ्टर प्लेसिंग पॉलन ऑन टू द स्टिग्मा, पॉलन ट्यूब ग्रोज डाउन टू द कार्पेल एंड डिस्चार्ज स्पर्म इनटू द एम्ब्रियो सैक रिजल्टिंग इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। भाई सिंपल सा, ये मैं पहली स्लाइड से रिकॉल करती हुई आ रही हूँ आपको कि क्या होगा कि जब पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के ऊपर आएंगे तो उसके बाद जो है वो पॉलन ग्रेन जो है वो पॉलन ट्यूब बनाएंगे, जो कि वेहिकल के तौर पे एक्ट करेगी और वो उस पॉलन ग्रेन को जो है वो लेके जाएगी टू द एग ऑफ द ओव्यूल तक। ठीक है, एग तक लेके जाएगी। जब वो वहां जाएगी तो वहां पे वो फर्टिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। इस जाइगोट गिव राइज टू एन एम्ब्रियो एंड एज एन एम्ब्रियो ग्रोज द ओव्यूल डेवलप इनटू अ सीड। फिर क्या होगा, जाइगोट मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, एम्ब्रियो बना देगा। जब एम्ब्रियो मल्टीप्लाई होकर ग्रो करती रहेगी तो उसके अंदर का जो ओव्यूल होगा, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर, और जो बाहर की एम्ब्रियो होती है वो एम्ब्रियो किसमें बन जाती है, फ्रूट बन जाती है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी है। द एंटायर ओवरी मीन विच वाइल डेवलप, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया, जो ओव्यूल होते हैं वो सीड बना देते हैं और जो ओवरी होती है वो क्या बना देती है, फ्रूट बना देती है। द एंटायर ओवरी मीन वाइल डेवलप इनटू अ फ्रूट कंटेनिंग वन और मोर सीड डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज। ओवरी जो है वो पूरा फ्लफी सा जो है वो फ्रूट बना देगी और उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा सीड भी मौजूद हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशी है, मतलब कितने ओव्यूल है। ठीक है, अगर मल्टीपल ओव्यूल है तो मल्टीपल सीड होंगे, अगर सिंगल ओव्यूल है तो सिंगल सीड होगा। तो क्या याद रखना है आपने कि ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर और जो ओवरी है वो क्या बना देगी, फ्रूट बना देगी। Fruit carried by wind or animal help in the dispersal of seed. If deposited in sufficient moist soil, seed germinate. That is, their embryos start growing into seedling, a new generation of flowering sporophyte. अब सिंपल सी बात है, उन्होंने बोला फूड जो है या तो खुद ब खुद हवा के जरिए या किसी एनिमल के जरिए जो है वो इधर उधर डिस्पर्स होंगे। जब वो डिस्पर्स होंगे तो उसके अंदर के जो सीड हैं वो डिस्पर्स हो जाएंगे एरिया में। जब वो डिपॉजिट हो जाएंगे सॉफ्ट मड के अंदर या गीली मिट्टी में या तो फिर किसी भी जगह पर, तो वो जर्मिनेट होंगे। जब सीड फटेगा, जर्मिनेट होगा, तो उसमें से नन्हा सा प्लांट निकलेगा जिसे हम कहते हैं बेबी सीडलिंग या फिर बेबी प्लांट या सीडलिंग। जब वो ग्रो करेगा तो पूरी एक हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी जिसे हम कहते हैं फ्लावरिंग स्पोरोफाइटिक जनरेशन। तो दिस इज हाउ पॉलिनेशन स्टार्ट्स एंड एंड्स, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन दी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले पॉलिनेशन का होना बहुत जरूरी है। जब ट्रांसफर होगा उसके बाद के फर्दर सारे स्टेप्स हैं। नाउ कम टू द रोल ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब का क्या रोल होता है, पॉलन ट्यूब एक्ट एज अ व्हीकल फॉर स्पर्म। जो मेल गैमीट्स होते हैं या जो स्पर्म होते हैं जो कि आते हैं पॉलन एंथर से जो आते हैं, ठीक है, जो कि पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उसके लिए जो है पॉलन ट्यूब व्हीकल के तौर पे काम करती है, एक ट्रांसफर कराने वाले व्हीकल के तौर पे काम करती है। ठीक है, देखिए डायग्राम में बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करी हुई है। बीच में जो सेंटर में ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है, एग मौजूद है। एग के साथ आप देख रहे हैं कि एक रेड कलर की पूरी ट्यूब ऊपर से लेके चलती हुई आ रही है। तो जब स्टिग्मा के ऊपर जो है वो पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर पूरी ट्यूब बनाते हैं। ये ट्यूब बनती है और ये ट्यूब जो है इनको पूरा रास्ता प्रोवाइड करती है इतना लंबा ट्रेवल करने के लिए। इस ट्यूब के अंदर गुजरते हुए जो है वो आते हैं और एग तक जाते हैं।
The egg produced inside an ovule is very well protected inside an ovule. एग जो है, क्योंकि देखिए ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर क्या मौजूद है, एग मौजूद है। तो उन्होंने यही कहा कि वो प्रोटेक्टेड होता है इनसाइड एन ओव्यूल, जिसे हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम. It is so well protected that its flagellated sperm would not have a slightest chance of even reaching an egg. ये इतना ज़्यादा इनक्लोज हुआ होता है ओव्यूल के अंदर कि अगर फ्लैजिलेटेड स्पर्म भी है ना, मतलब स्पर्म तो फ्लैजिलेटेड होता है, अगर वो ट्यूब के जरिए ना भी है और वैसे भी है, लेकिन वो जो है उस तक रीच नहीं कर पाएगा. तभी जो है उसको इस रुकावट को, इस ऑब्स्टेकल को ख़त्म करने के लिए जो है वो पूरी पॉलन ट्यूब ग्रो होती है, जो कि इन साइड ऑफ दी ओवरी तक जाती है, ओव्यूल तक जाती है और उसको जो है स्पर्म को एग तक लेके जाती है. This obstacle has been overcome by the development of the pollen tube. ये किस तरह से कवर होती है, pollen tube बन जाती है, जिसके नतीजे में स्पर्म जो है easily रीच कर जाते हैं towards the ovum या towards the egg. Now, अब इसके बाद हमारे पास आता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. ठीक है, मेल गैमेटोफाइट या पॉलन किस तरह से बनते हैं. फिर आप बैक के ऊपर चले जाए, सारा पीछे से अगर हम रिकॉल करना शुरू करें कि स्टैमिन था, स्टैमिन का टॉप मोस्ट सोइलन पार्ट एंथर था, एंथर के अंदर जो सैक बने हुए होते हैं जिसे हम कहते हैं पॉलन सैक, उसको या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया कह लें, उसके अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, फिर वो मल्टीप्लाई होते हैं तो वो मेल गैमेटोफाइट या स्पर्म बनाते हैं. तो वही वाली सारी कार्य. Within the microsporangia, pollen sac of anther diploid cell called microspore undergo meiosis. Microspore meiosis करेंगे और क्या बना देंगे, 4 haploid microspore. क्या बना देंगे, 4 haploid microspore. Each microspore divide once by mitosis and produce 2 cells, generative cell and a tube cell. अब जो हर माइक्रोस्पोर है वो क्या करेगा, माइटोसिस करेगा. माइटोसिस करेगा तो 2 सेल जनरेट होते हैं. आपको पता है माइटोसिस के नतीजे में 2 सेल प्रोड्यूस होते हैं. तो एक सेल कहलाता है जनरेटिव सेल और दूसरा कहलाता है ट्यूब सेल. द 2 सेल स्ट्रक्चर इज इनकेस्ड इन अ थिक रेजिस्टेंट वॉल. Together the 2 cell and their wall constitute a pollen grain और immature male gametophyte. अभी जो 2 सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें कौन कौन से, जनरेटिव और ट्यूब सेल, इन दोनों सेल के दरमियान, इन दोनों सेल के सराउंडिंग में एक दीवार बन जाएगी, एक शील्ड बन जाएगी, रेजिस्टेंट सी वॉल बन जाएगी. जब ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए कि एक वॉल है, मतलब एक शील्ड है, उसके अंदर जो है आपके पास जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलन ग्रेन. हम पढ़ते हैं ना पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, तो आज ये होता है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर. और इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट कहलाते हैं. फिर आफ्टर पॉलिनेशन एंड जर्मिनेशन ईच माइक्रोस्पोर डेवलप टू फॉर्म अ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट. अब पहले पॉलिनेशन हो जाएगी, मतलब ये ट्रांसफर हो जाएंगे टू द स्टिग्मा तक. उसके बाद जो ये माइक्रोस्पोर है डेवलप हो जाएंगे इनटू द मैच्योर मेल गैमेटोफाइट. The tube cell form pollen tube with nucleus at tip. The generative cell divide to form 2 sperm. अब हमने पढ़ा था ना कि pollen grain में generative cell होता है और tube cell होता है. Tube cell तो divide होती रहेगी और ये जो tube पूरी बनाएगी ये tube cell बनाएगी. ठीक है, while जो generative cell है वो divide होगा और 2 जो है वो sperm form कर देगा, 2 motile sperm बना देगा. So, male gametophyte consists of elongated pollen tube containing 2 male gamete and tube nucleus. तो male gametophyte के अंदर क्या मौजूद होता है, एक तो है उसके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस होता है, 2 मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं और फिर पॉलन ट्यूब होती है. तो किस तरह से मेल गैमेटोफाइट बना, दोबारा से मैं रिकॉल कर देती हूँ. सबसे पहले एंथर से कहानी स्टार्ट हुई थी कि एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, उसके अंदर जो है माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, फिर वो मियोसिस करते हैं तो वो जनरेटिव और ट्यूब सेल बनाते हैं, फिर वो एक वॉल के अंदर इनक्लोज हो जाते हैं जो कि पॉलन ग्रेन कहलाता है. जब वो पॉलिनेशन करते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर वो मेच्योर होकर मेल गैमेटोफाइट बना देते हैं. उसके अंदर 2 सेल होते हैं, एक होता है ट्यूब सेल और एक होता है जनरेटिव सेल. तो जनरेटिव सेल जो है वो मल्टीप्लाई होकर 2 जो है स्पर्म बना देता है. ट्यूब सेल मल्टीप्लाई होकर एक ट्यूब न्यूक्लियस बनाता है और एक ट्यूब सेल बनाता है जो कि ट्यूब को पूरा बनाती है, फॉर्म करती है. ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ किसका या डेवलपमेंट थी किसकी, मेल गैमेटोफाइट की. इसके बाद आ जाता है आफ्टर मेल गैमेटोफाइट हमारे पास आ जाती है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या तो फिर एम्ब्रियो सैक. अब इसका स्ट्रक्चर देख लें तो ओवरी होती है, ओवरी के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है, जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है वो स्टिग्मा होता है, जो बीच का लंबा सा पार्ट होता है वो स्टाइल कहलाता है और जो
बेसल स्वैलेंट पार्ट होता है वो उसकी ओवरी कहलाती है, ठीक है। ओव्यूल ईच कंटेनिंग अ मेगास्पोरेंजियम फॉर्म विद इन द चैम्बर ऑफ द ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरेंजियम होता है जिसके अंदर मेगास्पोर बनता है। One cell in the megasporangium of each ovule, the megaspore mother cell grow and then undergo through the meiosis producing 4 haploid megaspore। जो एक सबसे पहले मेगास्पोर होता है मदर सेल जो कहलाता है, जब वो मियोसिस करेगा, जब मियोसिस करेगा तो वो 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर फॉर्म करेगा। आपको पता है मियोसिस के नतीजे में 4 सेल बनते हैं। डायग्राम देखते जाएं, पहला मेगास्पोर मदर सेल है, जब उसने मियोसिस किया तो मेगास्पोर जो है टेट्राड बने जिसे हम कहते हैं 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर बने हमारे पास। In many angiosperm, only one of the megaspores survive. This megaspore continue to grow and its nucleus divide by mitosis 3 times, resulting in one large cell with 8 haploid nuclei। इसने कहा कि जो 4 मेगास्पोर बनते हैं उसमें से मोस्टली तीनों डाई हो जाते हैं और सिर्फ एक जो है मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर कहलाता है जो कि बचता है। डायग्राम में देखिए आखिरी में एक फंक्शनल मेगास्पोर बना है। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर जो एक है ये 3 मरतबा माइटोसिस करेगा। 3 मरतबा जब माइटोसिस करेगा, माइटोसिस में आपको पता है 2 सेल फॉर्म होते हैं, 2, 4 और फिर 8। तो हमारे पास 3 दफा माइटोसिस करने के बाद इसके अंदर जो है वो 8 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे, मतलब 8 सेल ये प्रोड्यूस करेगा। क्या हुआ, पहले मेगास्पोर मदर सेल था, उसने मियोसिस किया, 4 हेप्लॉइड सेल बने, फिर उनमें से 3 डाई हो गए, एक बचा। जो एक फंक्शनल मेगास्पोर था उसने 3 मरतबा माइटोसिस करा, जब 3 बार माइटोसिस करा तो उसके नतीजे में 8 सेल प्रोड्यूस हुए। Membrane then partition these mass into multicellular structure called the embryo sac, which is the female gametophyte। फिर ये एक multicellular structure कहलाता है जिसे हम कहते हैं, एक embryo sac के अंदर ये enclose हो जाता है जिसे हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। अब इसका स्ट्रक्चर बताया है, आप पिक्चर देख लें। At one end of the embryo sac 3 cell egg cell female gamete, 2 cell called synergids that flank the egg cell। At the opposite end there are 3 एंटीपोडल सेल। अब इसके अगर हम डायग्राम देखें तो नीचे की तरफ जो 3 सेल होते हैं वो कहलाते हैं साइनर एंटीपोडल सेल कहलाते हैं, और जो 3 सेल ऊपर की तरफ है वो कहलाते हैं साइनर्जिड्स कहलाते हैं। उसमें से 2 कहलाते हैं साइनर्जिड्स और एक कहलाते हैं एग सेल। हमने कहा था ना 8 सेल प्रोड्यूस हुए, अब उन 8 के नाम बता दिए उन्होंने। 3 का नाम बता दिया एंटीपोडल, और 3 जो है उसमें से 2 का नाम साइनर्जिड बता दिया और एक का नाम क्या बता दिया, एग सेल बता दिया। The other 2 nuclei called polar nuclei are not partitioned into separate cell but share the cytoplasm of the large central cell of the embryo sac। जो 2 बीच के सेल हैं उनको हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लिया। क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लिया। इनका साइटोप्लाज्म एक ही होता है, न्यूक्लियस दोनों के क्या है, अलग अलग है। तो ओव्यूल नाउ कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट एंड द इंटेग्यूमेंट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्पोरोफाइट टिश्यू अराउंड द एम्ब्रियो सैक। ये जो एम्ब्रियो सैक है इसकी जो आउटर जो डबल आपको ब्लू कलर की प्रोटेक्टिव लेयर्स दिख रही हैं, डबल लेयर, ये लेयर्स कहलाती है इंटेग्यूमेंट्स। क्या कहलाती है, इंटेग्यूमेंट्स। यही इंटेग्यूमेंट्स फ्यूचर में जाके क्या बनाती है, सीड कोड बना देती है। क्या बना देती है, सीड कोड। ठीक है, तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया। 3 एंटीपोडल सेल, 2 साइनर्जिड्स, एक एग सेल और बीच के 2 क्या कहलाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं जिनका साइटोप्लाज्म एक ही होता है। आउटर कवरिंग क्या है, इंटेग्यूमेंट्स है जो कि क्या बना देती है, हार्ड सीड कोड बना देती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप दिए हुए इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.